हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। तो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे वी विल बी एबल टू स्टार्ट। यस, जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं तो क्विकली कंफर्म कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। तो हमारा डिस्कशन रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, जो मॉड्यूल सी के चैप्टर 28 यानी ये एनपीए का चैप्टर है। तो इसके कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सो दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। पिछले सेशन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बेसिस के ऊपर है, टेक आउट फाइनेंस के अंदर। क्वेश्चन 72 इसी से रिलेटेड है। व्हाट शुड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन डू इफ एसेट टर्न्स एनपीए बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। तो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को क्या करना होगा अगर वो एसेट एनपीए बन जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। सो इट शुड क्लासिफाई एसेट एज सबस्टैंडर्ड, it should write off the asset, it should classify the asset as NPA, it should not take any action. So टेक आउट फाइनेंसिंग के केस में जो टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशन है उसको क्या करना होगा। तो इट शुड क्लासीफाई द एसेट एज एनपीए। सो अगर इंस्टीट्यूशन के यहाँ लोन ऑलरेडी एनपीए हो चुका है बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी इशू, तो द नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन दे विल ऑल्सो क्लासीफाई द एसेट एज एनपीए। हाउ शुड द टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशन ट्रीट द अकाउंट व्हेन टेकिंग ओवर एसेट अंडर टेक आउट फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूशन की जो ट्रांसफर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल ये बैंक ए है, तो बैंक ए से ये लोन टेक ओवर किया जा रहा है बाय बैंक बी। तो बैंक ए बेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी इसको कैसे ट्रीट करेगा। तो बैंक ए विल ट्रीट इट एज एनपीए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक बी उसको कैसे ट्रीट करेगा जो टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशन है। इट शुड मेक प्रोविजन ट्रीटिंग द अकाउंट एज एनपीए फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ इट बिकमिंग एनपीए। It should make provision treating the account as substandard. It should not make any provision. It should recognize income on accrual basis. Question number 73. So what should be the answer for question number 73? So answer रहेगा A. It should make provision treating the account as NPA from actual date of it becoming NPA. So जिस डेट से वो NPA बना था उस बैंक के साथ जिससे वो टेक ओवर किया गया है, यानी देर इज बैंक ए, देर इज बैंक बी। ओरिजिनली दिस बैंक लोन इज बैंक विद ए के साथ है और रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी के बेसिस के ऊपर इसमें एनपीए बन गया। सो बैंक बी अपने जहां ये प्रोविजन करेगा उस डेट से करेगा जिस डेट से ये एनपीए ए बैंक के अंदर बना। क्वेश्चन नंबर 74. What is the provision that should be made against loss asset? अगर लॉस एसेट्स होते हैं तो उनके अगेंस्ट कितना प्रोविजन करना है। 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 75% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग, या लॉस अकाउंट शुड बी रिटन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 74. सो विच अपीयर्स टू एप्रोप्रिएट आंसर। Sorry friends, question number 74. So what is the provision that should be made against a loss asset? Loss asset के against provision is 100%. But what is RBI rule? RBI रूल है कि अगर कोई लोन अकाउंट लॉस एसेट में क्लासीफाई हो जाए तो उसको हमने राइट ऑफ करना है। इट शुड बी रिटर्न ऑफ। बट
इफ़ वी वांट टू रिटेन इन आवर बुक्स फॉर एनी रीज़न, अगर हम इसको अपनी किताबों में रखना चाहते हैं तो उस केस में आउटस्टैंडिंग का 100% प्रोविज़न किया जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था प्रोविज़न कितना करना है। तो अगर हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर को देखते हैं, आंसर सी इज़ ओके। लेकिन अगर हम ओवरऑल गाइडलाइन को देखते हैं तो फिर उस केस में इस बात को भी माइंड में रखें कि अगर उसको हम ट्रीट करते हैं लॉस अकाउंट तो इट हैज़ टू बी रिटर्न ऑफ। हाउ शुड प्रोविजन बी मेड फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल एसेट। अगर वो डाउटफुल लोन है यानी डाउटफुल कैटेगरी का लोन है जिसको हम डाउटफुल में क्लासीफाई कर चुके हैं, तो उसमें अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर कितना प्रोविजन किया जाए। नो प्रोविजन, प्रोविजन शुड बी 50%, प्रोविजन शुड बी 75%, प्रोविजन शुड बी मेड ऑन रियलिस्टिक बेसिस। तो कितना प्रोविजन करेंगे अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर। तो हाउ शुड प्रोविजन बी मेड फॉर अनसिक्योर्ड पोर्शन ऑफ डाउटफुल लोन्स। सो डाउटफुल लोन्स को लेकर के प्रोविजन करने के रूल्स क्या हैं, पहले तो उसको अंडरस्टैंड कर लें। अगर कोई डाउटफुल लोन है उसका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उसको दो पार्ट्स में सेग्रीगेट करना होता है। सो एक पार्ट विच इज़ अ सिक्योर्ड पोर्शन जिसके लिए सिक्योरिटी अवेलेबल है, एंड अदर वन जिसके लिए सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है तो जिसको हम कहते हैं अनसिक्योर्ड पोर्शन। तो अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए बैंक्स आर सपोज टू मेक 100% प्रोविजन, यानी यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आंसर होना चाहिए 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड अमाउंट। तो ऑप्शन डी हमारा ऑप्शन नहीं बनता, तो हमारा ऑप्शन इसमें नन ऑफ दीज बनेगा। Question 76. How should provision be made for secured portion of doubtful asset? So हमने यहाँ पे क्वेश्चन था अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर, अब क्वेश्चन है सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर। प्रोविजन बी मेड एट रेट ऑफ 25% ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन, एट 50% ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन, एट 75% ऑफ सिक्योर्ड पोर्शन, या मे बी मेड एट द रेट रेंज 25 to 100% of secured portion depending upon the period for which asset has remained doubtful. Question 76. So what shall be the answer? Doubtful loan में unsecured portion के ऊपर how much provision? Doubtful portion, sorry, doubtful asset, secured portion. सो अगर वो सिक्योर्ड पोर्शन का प्रोविजन का क्वेश्चन है तो हम वो डिपेंड करेगा कि वो डाउटफुल 1 कैटेगरी में है या वो डाउटफुल 2 कैटेगरी में है या वो डाउटफुल 3 कैटेगरी में है। तो अगर वो डाउटफुल 1 कैटेगरी में है प्रोविजन विल बी 25%, डाउटफुल 2 के अंदर है प्रोविजन विल बी 40%, डाउटफुल 3 के अंदर है तो प्रोविजन विल बी 100%, यानी 25% से लेकर के 100% तक ये कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड द अकाउंट हैज रिमेन्ड डाउटफुल। तो ऑप्शन हमारा डी इज द आंसर। व्हाट इज प्रोविजन रिक्वायरमेंट फॉर लॉस एसेट। लॉस एसेट के ऊपर प्रोविजन रिक्वायरमेंट क्या है, 100%, 25%, 15% या 40%। तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, तो हम जानते हैं कि लॉस अकाउंट के ऊपर हमारा प्रोविजन होगा 100% का। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन लॉस एसेट बी परमिटेड टू रिमेन इन द बुक्स। तो कौन सी वो कंडीशन है, कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जब हम लॉस अकाउंट को बुक्स में आउटस्टैंडिंग दिखा सकते हैं। नन, लॉस एसेट शुड ऑलवेज बी रिटन ऑफ। If borrower promises to repay the outstanding balance within 6 months,
If bank believes the borrower will eventually repay the outstanding balance, if outstanding balance is less than rupees 1 lakh, तो किन केसेस में, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, सो जो लॉस एसेट है इट कैन बी अलाउड टू रिमेन इन द बुक्स. So question number 78. What will be the answer? So answer here in this case will be none. So किसी भी हालत में बैंक नहीं रख सकता, लेकिन एक सिचुएशन है जब बैंक रख सकता है, उसको माइंड में रखना है. सो दैट इज जब बैंक उसके अगेंस्ट 100% प्रोविजन करता है, तो दैट इज द सिचुएशन. सो नॉर्मली इट इज नन. तो जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट आंसर नन ही बनता है. लेकिन एट द सेम टाइम ये याद रखें कि अगर उस लोन के अगेंस्ट 100% प्रोविजन कर लिया है तो बैंक उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस अपनी बुक्स में दिखा सकता है. क्वेश्चन 79. व्हाट इज प्रोविजन रिक्वायरमेंट फॉर डाउटफुल एसेट दैट हैव बीन इन दैट कैटेगरी फॉर मोर देन 3 years? तो अगर कोई लोन अकाउंट डाउटफुल एसेट है और उस कैटेगरी में 3 साल से ज़्यादा रह चुका है तो प्रोविजन कितना होगा? 100%, 25%, 40% या डिपेंड्स अपॉन रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी. क्वेश्चन नंबर 79. So doubtful loan, it remained in that category for more than 3 years. तो आंसर हियर इज 100%. तो अगर वो डाउटफुल लोन है तो डाउटफुल लोन के अंदर सिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर भी 100% रहता है और अनसिक्योर्ड पोर्शन के ऊपर भी 100% रहता है. दोनों ही केसेस में इट इज 100%. तो ओवरऑल प्रोविजन विल बी 100%. व्हाट इज द प्रोविजन रिक्वायरमेंट फॉर सब स्टैंडर्ड एसेट? सब स्टैंडर्ड एसेट अगर वो है तो उसमें प्रोविजन का रिक्वायरमेंट कितना है? 15% फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, 25% फॉर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर एंड 15% ऑफ ऑल अदर, 10% फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग बैलेंस या 20% फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स. तो कितना प्रोविजन रहता है सब स्टैंडर्ड लोन्स के अंदर? क्वेश्चन नंबर 80. व्हाट इज द आंसर? So what shall be the provision? सब स्टैंडर्ड लोन के केस में so answer here will be 25% for unsecured exposure and 15% for all. So अगर वो unsecured exposure है तो उसके लिए 25% और अगर वो secured सब स्टैंडर्ड है तो 15%. सब स्टैंडर्ड एसेट्स में एक और रूल को हमने माइंड में रखना है. सब स्टैंडर्ड लोन के अंदर सिक्योर्ड कितना है, अनसिक्योर्ड बैलेंस कितना है. तो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट टू बी डन. ये क्लासिफिकेशन हमें नहीं करनी. रादर हमने डिटरमिन करना है कि वो स्टैंडर्ड लोन सिक्योर्ड कैटेगरी का है या अनसिक्योर्ड कैटेगरी का है. अगर वो सिक्योर्ड कैटेगरी का है तो प्रोविजन होगा 15% का. अगर वो अनसिक्योर्ड है तो प्रोविजन होगा 25% का. एंड दैट प्रोविजन विल बी फॉर द एंटायर बैलेंस. वो पूरे बैलेंस के लिए प्रोविजन होगा. डाउटफुल के अंदर अगर कुछ पोर्शन सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, तो प्रोविजन अनसिक्योर्ड के लिए सेपरेट, सिक्योर्ड के लिए सेपरेट. लेकिन सब स्टैंडर्ड एसेट्स में ये बाइफर्केशन वाले प्रोविजन का रूल एप्लीकेबल नहीं होता.
व्हाट इज डेफिनेशन फॉर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर? तो अनसिक्योर्ड एक्सपोजर हम किसको कहते हैं? तभी हमने नोट किया था सब स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर कि वो अगर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है तो प्रोविजन 25% होगा ऑन द एंटायर बैलेंस। तो अनसिक्योर्ड पार्ट क्या होता है, अनसिक्योर्ड एक्सपोजर क्या होता है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 81, so what is the definition of unsecured exposure? Exposure where realizable value is not more than 10% of outstanding exposure. Exposure where borrower has not provided any security. Exposure where borrower's credit worthiness is doubt. Exposure where outstanding balance is less than 5 lakh. तो किन केसेस में अनसिक्योर्ड एक्सपोजर माना जाएगा? So according to RBI rules, it is option A. ऐसे एक्सपोजर जहां रियलाइजेबल वैल्यू जब हम उसको कंपेयर करते हैं विद द आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर तो वो 10% से ज्यादा नहीं है, यानी मैक्सिमम वो 10% तक ही है, तो उनको हम मानते हैं अनसिक्योर्ड एक्सपोजर्स। व्हाट इज प्रोविजन रिक्वायरमेंट फॉर अनसिक्योर्ड डाउटफुल एसेट? अनसिक्योर्ड डाउटफुल एसेट के अंदर प्रोविजन का रिक्वायरमेंट कितना है? 25%, 40%, 100% या it depends upon realizable value of the security? Question number 82. What will be the answer for question number 82? तो डाउटफुल लोन्स का अगर अनसिक्योर्ड अमाउंट है तो उसके ऊपर ऑलवेज इट इज 100% प्रोविजन। How often should collateral such as immovable property charged in favor of bank be valued? अगर बैंक की फेवर में इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया गया है तो इसका वैल्यूएशन कितने पीरियड के बाद उसका रिव्यू होना होता है? तो आफ्टर हाउ मैनी पीरियड दैट शुड बी वैल्यूड, यानी उसका वैल्यूएशन बार बार होना है, कितने पीरियड के बाद? वंस इन ए ईयर, वंस इन 3 years, once in 5 years या once in 10 years. तो when there is a collateral security in the form of immovable property, उसका जो वैल्यूएशन है हमने पीरियडिकली करते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट शैल बी द आंसर? So answer here will be after 3 years, sorry not after 3 years, once in 3 years, 3 साल में कम से कम एक बार। What is total provision required for infrastructure project loan accounts classified as substandard? So infrastructure projects में अगर हमने लोन दिया है जिसका सबस्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन हो चुका है तो उसमें टोटल प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? 15% का, 20% का, 25% का या 40% का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए? सो व्हाट शैल बी द प्रोविजन? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोन्स? सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ये प्रोविजन रिक्वायरमेंट है 20% का, लेकिन 20% किसके लिए, इस बात को ध्यान में रखना है। तो अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो उसके लिए अगर वो सब स्टैंडर्ड है और कुछ नहीं बताया गया कि वो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, तो उस केस में अगर वो केवल सब स्टैंडर्ड है तो ये प्रोविजन होगा 15% का। यानी इस केस में हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन आंसर होना चाहिए 15%, यानी ऑप्शन ए शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता प्रोविजन रिक्वायर्ड फॉर अनसिक्योर्ड
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अनसिक्योर्ड लोन, तो फिर हमारा आंसर हो गया होता बी। तो क्योंकि इसमें क्वेश्चन गैप है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नहीं बताया, तो हम इसको अज्यूम करेंगे इट इज सिक्योर्ड। तो ध्यान रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर वो सिक्योर्ड है लोन तो 15%, और अगर वो लोन अनसिक्योर्ड है तो फिर 20%। नॉर्मल केसेस के अंदर अनसिक्योर्ड लोन के ऊपर हम यूज करते हैं 25% का प्रोविजन। फ्रेंड्स, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स, इनका क्या रोल रहता है आपको स्कोरिंग करवाने में? तो इनका 3 तरह का रोल रहता है। पहला रोल रहता है कि अगर आप मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चंस करते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता चल जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सेकंड, यू ऑल्सो कम टू नो कि ये क्वेश्चंस पूरे सिलेबस में से कहाँ से पूछे गए हैं। तो जब आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कहाँ से पूछे गए हैं, तो आप फोकस कर लेते हैं अपने रिवीजन को उन एरियाज के ऊपर। और तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होके आ जाते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको बेटर स्कोरिंग में काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है। तो हमारे यहाँ से हमारी ऐप के अंदर ये क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाते हैं 10 डेज बिफोर डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम से 10 दिन पहले। तो इन क्वेश्चंस का आप बेनिफिट ले सकेंगे और आपको ज़रूर बेनिफिट लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। व्हाट इज पर्पस ऑफ क्रिएटिंग फ्लोटिंग प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द रूल्स? रूल्स के मुताबिक जो फ्लोटिंग प्रोविजन है वो किस लिए क्रिएट करते हैं? तो ये हमारे अलग अलग ऑप्शन आंसर्स हैं। टू मेक स्पेसिफिक प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीएस, टू मेक रेगुलर प्रोविजंस फॉर स्टैंडर्ड लोन्स, to hold provision for advances and investment separately, to make provision at higher rates for stressed sectors. So question number 8-5, what shall be the answer? फ्लोटिंग प्रोविजंस क्यों किए जाते हैं? स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं फॉर स्टैंडर्ड लोन्स, to hold provision for advances and investment separately, या to make provision at higher rates for stressed sectors. हमने बताना है पर्पस। तो इसका पर्पस होता है कि जो स्ट्रेस्ड सेक्टर्स हैं, टू होल्ड प्रोविजन फॉर एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट सेपरेटली। सो फ्लोटिंग प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? सो नॉट फॉर सी, सी इज रॉन्ग आंसर, तो इसको आंसर हम सी नहीं देंगे। तो ये प्रोविजन हम करेंगे एक जनरल प्रोविजन। सो इट इज ए जनरल प्रोविजन इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम किस लोन के लिए कर रहे हैं। तो ये जनरल प्रोविजंस हैं। तो इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे नन ऑफ दीज। तो इनका पर्पस होता है एक्स्ट्रा प्रोविजन कर लेना ताकि जरूरत पड़ने पर वो काम आ सके। व्हाट आर सर्कमस्टांसेस अंडर विच फ्लोटिंग प्रोविजन कैन बी यूज्ड? जब फ्लोटिंग प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे तो कौन से वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हम उनको यूज कर सकते हैं? एनी कंटिजेंसीज, NPA assets and standard assets, extraordinary circumstances for making specific provision in impaired accounts with board approval and RBI permission, या नॉर्मल बिजनेस लॉसेस के लिए। तो ये जो फ्लोटिंग प्रोविजन किए जाएंगे, एक्स्ट्रा प्रोविजन किए जाएंगे, तो इनको हम किन सर्कमस्टांसेस में यूज कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 86। So what will be the answer for question number 86?
तो हियर आंसर विल बी सी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होने चाहिए फॉर मेकिंग स्पेसिफिक प्रोविजन इन इम्पेयर्ड अकाउंट्स। तो जो हमारे इम्पेयर्ड लोन अकाउंट्स हैं उनके लिए हमने स्पेसिफिक प्रोविजंस क्रिएट करने हैं और हमारे पास पैसा नहीं है प्रोविजन करने के लिए, तो उस केस में बोर्ड अप्रूव करेगा बैंक का और आरबीआई की परमिशन होगी, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होंगे जब फ्लोटिंग प्रोविजन को यूज किया जा सकता है। What are three broad categories of extraordinary circumstances? Extraordinary circumstances हम किनको कहेंगे, उसकी तीन ब्रॉडर कैटेगरीज कौन सी हैं? जनरल, मार्केट एंड क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस एंड कैपिटल, इन्वेस्टमेंट एडवांसेस एंड एनपीए या नन ऑफ दीज। तीन ब्रॉडर कैटेगरीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की क्या हैं? सो ये तीन ब्रॉडर कैटेगरीज हैं, जनरल, मार्केट और क्रेडिट। कैन फ्लोटिंग प्रोविजन बी रिवर्स्ड बाय क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो क्या फ्लोटिंग प्रोविजन को हम रिवर्स कर सकते हैं और उसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे? यस इट कैन बी डन, नो इट कैन नॉट बी डन, यस इट कैन बी डन अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ दीज। Question number 88. What is the answer? Question number 88 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 88 के लिए? तो आंसर बनता है नो। इनको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर वापस नहीं कर सकते, लेकिन इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में एक्स्ट्रा प्रोविजन करने के लिए यूज कर सकते हैं। हाउ कैन फ्लोटिंग प्रोविजन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एनपीएज? तो हाउ कैन फ्लोटिंग प्रोविजन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एनपीएज? दे कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एनपीएज, they can be reversed to arrive at disclosure of net NPAs, they can be netted off from gross NPA to arrive at a disclosure of NPA, or they can be utilized only for regulatory provision for standard assets. Question number 89. What shall be the answer? So चार options हैं. What shall be the answer? तो आंसर विल बी सी, दे कैन बी नेटेड ऑफ फ्रॉम ग्रॉस एनपीए। जो फ्लोटिंग प्रोविजन का अमाउंट है उसको हम ग्रॉस एनपीए में से नेट ऑफ कर सकते हैं टू कैलकुलेट द नेट एनपीए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर एडिशनल प्रोविजन एट हायर रेट्स फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स? स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर एडिशनल प्रोविजन क्या है हायर रेट्स के ऊपर? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। Voluntarily made provision for advance at rates higher than the prescribed rate, provision made for contingencies, provision made for investment in test sectors, या none of these. Additional provision at higher rates in standard assets. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड एसेट्स की। सो स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर नॉर्मली 40.4% का प्रोविजन किया जाता है, जिसको मैं कहते हैं 40 बेसिस पॉइंट्स का। एडिशनल प्रोविजन हम हाई रेट्स के ऊपर किसको कहते हैं? सो अगर कोई बैंक अपनी मर्जी से वॉलंटरली एक्स्ट्रा प्रोविजन करता है एट हायर रेट्स, तो उनको हम कहेंगे एडिशनल प्रोविजन एट हायर रेट्स फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स। चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। वाइंड अप करने से पहले इस क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं, या
हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है, तो उस मैसेज बॉक्स में आप हमें मैसेज पोस्ट कर सकते हैं एंड वी विल सूटेबली रिप्लाई योर क्वेरी एंड हेल्प यू। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को वाइंड अप किया जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।